Everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 3 of Block 3 MPCE 023, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. So let us start with this unit. इसमें हम जैसे कि टॉपिक ही बता रहा है कि ग्रुप काउंसलिंग एंड फैमिली काउंसलिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी तक हमने साइको एनालिटिकल अप्रोच एंड साइकोडायनामिक अप्रोच देखी थी काउंसलिंग में। ग्रुप काउंसलिंग एंड फैमिली काउंसलिंग भी एक तरह का इंटरवेंशन है। इंटरवेंशन मतलब काइंड ऑफ काउंसलिंग दैट यू आर गोइंग टू गिव टू अ पर्सन। तो जब हम ग्रुप काउंसलिंग एंड फैमिली काउंसलिंग करते हैं तब भी हम किसी इंडिविजुअल पर्सन की हेल्प कर सकते हैं उसकी प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। बट एक चीज़ है कि ग्रुप काउंसलिंग अलग होता है, फैमिली काउंसलिंग अलग होता है। क्यों? क्योंकि फैमिली काउंसलिंग में ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व होते हैं एंड ग्रुप काउंसलिंग में कोई भी ऐसे लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं जिनकी सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं। जब ये आपस में बैठते हैं, ग्रुप में इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस एक दूसरे से शेयर करते हैं कि हमने ऐसा अप्लाई किया तो हम ठीक हो गए, लाइक दैट। बहुत सारे जिस टॉपिक पे भी इशू था, लाइक सपोज सब्सटेंस अब्यूज़ का केस था, वो भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में। बट एज ऑफ नाउ थोड़ा सा एग्जाम्पल, ऐसी फैमिली में अगर कोई इंडिविजुअल को इमोशनल इश्यूज़ हैं तो वहाँ पे फैमिली काम करती है। अगर हम देखा जाए जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग सोशल एनिमल्स हैं, हम लोगों को सोसाइटी में रहना पसंद है, हम एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करते हैं और हमारी बहुत सारी नीड्स भी ग्रुप में पूरी हो जाती है। अकेले रहना एक तरह की पनिशमेंट होती है किसी भी इंसान के लिए, जहाँ उसे अकेला छोड़ दिया जाता है या नेग्लेक्ट किया जाता है। सो ग्रुप जो है वो हमारी बहुत सारी सोशल नीड्स को पूरी करने के अलावा हमें बहुत सारे गोल्स को अचीव करने में भी हेल्प करता है। जो काउंसलर है वो ग्रुप को यूज़ करता है किसी इंडिविजुअल को हेल्प करने के लिए, उसकी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम्स से डील करने के लिए। और इस तरह से हम इंडिविजुअल को ट्रेन कर देते हैं जब हम काउंसलिंग करते हैं ग्रुप में, कि वो बहुत सेटिस्फाई फील करता है जब काउंसलिंग ख़त्म होती है। सारे मेंबर्स जो हैं ग्रुप के, उनसे इंटरेक्ट करके उसको अच्छा लगता है, वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है ग्रुप में। अगेन अगर मैं फैमिली की बात करूँ तो फैमिली भी एक तरह का ग्रुप है। और हमेशा जब भी किसी इंसान को इमोशनल प्रॉब्लम होती है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, इमोशनल प्रॉब्लम होती है तो फैमिली ही एक ज़रिया है जिसके थ्रू हम उस इंसान की प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जब हम फैमिली काउंसलर जब फैमिली मेम्बर से मिलता है तो उसको ये पता चलता है किस तरह का इंटरेक्शन फैमिली मेम्बर्स के बीच में है, किस तरह के इंटरेक्शनल पैटर्न्स फैमिली मेम्बर्स के बीच में है। अगर हमें ये पता चल जाए तो हम क्लाइंट की हेल्प कर सकते हैं उस इंटरेक्शन पैटर्न को पे वर्क करके, उसको या तो मॉडिफाई कर सकते हैं, या अगर ख़राब है तो मॉडिफाई करेंगे, अगर कुछ और गड़बड़ लगती है तो उसमें चेंजेस करवा सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी इंडिविजुअल जिसको इश्यूज़ आ रहे हैं वो फैमिली में रहकर फैमिली के जब इंटरेक्शन वे ऑफ इंटरेक्शन मॉडिफाई होता है तो वो पर्सन सीखना शुरू कर देता है, अपने इमोशंस को हैंडल करना शुरू कर देता है, ऑल बिकॉज दैट पर्सन सीज द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। फैमिली जो है ये वो जगह है जहाँ सबसे पहली लर्निंग हमारी होती है। जब हम पैदा होते हैं हम अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं, पेरेंट्स आर आवर फैमिली। तो फैमिली से ही हमारी शुरुआत होती है सीखने की, हम किस तरह से बिहेव करते हैं, हमारे बोलने का तरीका, ये सारी चीज़ें, हम कैसे प्रॉब्लम्स को डील करते हैं डे टू डे लाइफ की, ये सारी हम अपने फैमिली मेम्बर्स से ही सीखते हैं, अपनी फैमिली से ही हमारे अंदर आती है, हम इमिटेट करते हैं, उसको कॉपी करते हैं। जब हम दुनिया में एंटर होते हैं, मतलब घर के बाहर निकलते हैं, तब हमारी ये जो नॉलेज होती है, जो हमने फैमिली मेम्बर से सीखी होती है, उन फैमिली मेम्बर से इंटरेक्ट करके सीखी होती है, वो हमारे काम आती है। हम ये जानते हैं कि हमें कैसे लोगों से बातचीत करनी है, किस तरह से बिहेव करना है। फैमिली एक बेसिक प्लेटफॉर्म है जो एक फाउंडेशन का रोल प्ले करता है हमारे एक एडल्ट को किस तरह से दुनिया में बिहेव करना चाहिए। अगर इमोशनल प्रॉब्लम जो है इस तरह की है जिसकी वजह से वो पर्सन बहुत सारे इश्यूज़ का शिकार हो रहा है अपनी लाइफ में, नहीं हैंडल कर पा रहा अपनी चीज़ें, तब काउंसलर के पास आना उस पर्सन का बहुत ज़रूरी हो जाता है।
जब वो काउंसलर के पास आता है तो काउंसलर उसके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता है और क्लोज फैमिली मेम्बर्स से इंटरेक्ट करता है। एंड वी प्रेफर कि जब भी किसी इंसान को इमोशनल प्रॉब्लम्स है तो अपने फैमिली मेम्बर्स को साथ में लेके आए, सो दैट हम उनके कम्युनिकेशन का तरीका देख सकें फैमिली मेम्बर्स के साथ, और उस पे अगर इम्प्रूवमेंट का स्कोप है तो वो भी हम कर सकें। फैमिली स्ट्रक्चर किस तरह का है वो हमें समझने में हेल्प मिलती है। सो इसीलिए जब भी कोई पर्सन इमोशनल प्रॉब्लम को लेकर आता है तो फैमिली मेम्बर के साथ आना बेनिफिशियल हो सकता है। फैमिली ओरिएंटेड काउंसलर जो होते हैं ये ट्रेंड पीपल होते हैं, हर कोई इसको नहीं कर सकता। तो जो ट्रेंड होंगे ये लोग, तो इनको बहुत सारी चीज़ें वैसे ही पता होती हैं। ये फैमिली सिस्टम पे फोकस ज़्यादा करते हैं जब फैमिली ओरिएंटेड काउंसलर की बात करते हैं, और ये रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं अगर पॉसिबल हो। उनको उनको अगर ऐसा लगता है कि फैमिली में जो जिस तरह का स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स स्ट्रक्चर का मतलब जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, देन एंड उनका कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड क्या है, वो चीज़ें जब पता चल जाएंगी तो फैमिली काउंसलर जो होता है वो रीस्ट्रक्चर कर सकता है इसको, अगर उसको कहीं पे फॉल्ट्स नज़र आते हैं। तो फैमिली स्ट्रक्चर जो है ये ऐसा नहीं है जो कोहेसिव है। कोहेसिव अगर कोहेसिव नहीं है, मतलब कोहेसिव का मतलब होता है अट्रैक्शन, जोड़ के रखने वाली चीज़। सो अगर फैमिली स्ट्रक्चर कोहेसिव नहीं है और उसमें कम्युनिकेशन गैप नज़र आता है फैमिली मेम्बर्स के बीच में, तो किसी भी इंसान की मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे कोई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ही नहीं है, मतलब कुछ भी चल रहा है फैमिली के अंदर। तब वहाँ पे काउंसलर जो होता है वो सिग्निफिकेंट लोगों की, फैमिली में जो भी सिग्निफिकेंट लोग हैं जिनकी वजह से ये चेंजेस, निगेटिव चीज़ें हो रही हैं, उनसे उनकी काउंसलिंग करते हैं। एंड उनको बताते हैं कि कैसे इम्प्रूव करना है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, कैसे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना है, रिजॉल्व करना है। नाउ कमिंग टू ग्रुप काउंसलिंग। ग्रुप काउंसलिंग का क्या होता है? ग्रुप काउंसलिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी की भी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि ग्रुप में एक जैसी प्रॉब्लम के लोग एक साथ रहते हैं तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके रिजॉल्व कर लेते हैं। वेबस्टर्स जो डिक्शनरी है, इंटरनेशनल डिक्शनरी, उसमें ग्रुप की डेफिनेशन ये दी है कि बहुत सारे लोग जो एक साथ आ जाते हैं, और किस लिए आते हैं साथ में, क्योंकि उनका कॉमन इंटरेस्ट रहता है, या उनका पर्पस सेम होता है, या वो एक कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हम उसको ग्रुप की डेफिनेशन में डाल देते हैं। अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये ग्रुप फंक्शनल होते हैं एंड गोल ओरिएंटेड भी होते हैं। तो ग्रुप तरह तरह के होते हैं। फंक्शनल ग्रुप होता है, जो फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, जो उसमें लोग एक्टिव हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जिस ग्रुप में मेंबर्स एक्टिवली इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते वो नॉन फंक्शनिंग ग्रुप माना जाता है। गोल ओरिएंटेड भी होते हैं ग्रुप। गोल ओरिएंटेड मतलब उनका एक मकसद होता है जिसकी तरफ वो काम करना चाहते हैं, जिसके लिए वो एक साथ काम कर रहे होते हैं। साइकोलॉजिस्ट विलियम जेम्स ने ये लिखा था कि जो मैन है वो ग्रिगेरियस एनिमल है, जो आसपास के लोगों को नोटिस करता है और एक्सपीरियंस करता है अगर एक टेरिबल पनिशमेंट अगर उसको अकेला छोड़ दिया जाता है। जैसे मैंने शुरू में जब वीडियो शुरू किया था तब मैंने ये चीज़ बताई थी, कोई भी इंसान को अगर अकेला छोड़ दिया जाए और उसकी तरफ कोई ध्यान ना दे तो उसके लिए वो बहुत बड़ी पनिशमेंट होती है। सो इसीलिए इंटरेक्शन जो है वो बहुत एसेंशियल पार्ट होता है अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए, ऐसा विलियम जेम्स कहते हैं। इसको वर्ड टू वर्ड समझाना ज़रूरी था क्योंकि उनके वर्डिंग्स है ये। सो दैट इज़ वाई। नाउ ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो हैं वो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सिंस वो हमारी बहुत सारी नीड्स को पूरा करने में हेल्प करती हैं, हमें ग्रेटिफाई करती हैं हमारी नीड से। एंड हमारे जो भी रोज़ के जो काम है उसमें भी हम एडजस्ट कर पाते हैं अच्छे से, क्योंकि हम इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। हमें पता चलती है कई चीज़ें कि किन चीज़ों को किस तरह से करना चाहिए, सो दैट हम उसको अच्छे से कर सकें। ग्रुप काउंसलिंग जो है वो हर एक इंडिविजुअल की स्किल्स को डेवलप करने में, न्यू स्किल लर्न करने में हेल्प करती है, एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग भी बनाती हैं जब हम ग्रुप काउंसलिंग करते हैं। तो ग्रुप काउंसलिंग में जब जितने भी लोग होंगे वो आपस में ऑब्वियसली इंटरेक्ट करेंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। और ये जो रिलेशनशिप है ये पॉजिटिव इमोशनल लाइफ को फेलिसिटेट करती है जब जब भी हम ग्रुप में इंटरेक्ट करते हैं।
कुछ और चीज़ें जो हम ग्रुप में देखते हैं वो भी हम जानेंगे, जैसे कि कोई भी इंडिविजुअल है जो बाहर के वर्ल्ड से इंटरेक्ट करता है, एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है, तो भी वो सीख रहा होता है। और ग्रुप वैल्यूज़ में जो उसने लर्न किया होता है उसको वो अप्लाई कर सकता है। तो जो ग्रुप वैल्यूज़ होती हैं, ग्रुप वैल्यूज़ मतलब जो ग्रुप में रहते रहते लोगों ने कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की है, इम्प्लीमेंट मतलब डाली हैं, एंड जिस वजह से वो इंसान आगे अपनी लाइफ की क्वालिटी को अच्छा बना पा रहा है। तो उन ग्रुप वैल्यूज़ को जब वो यूज़ करता है रिलेशनशिप्स में, फ्रेंड्स के साथ या फिर किसी अथॉरिटी के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ, दैट मीन्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में जहाँ यूज़ करता है, तो वो बेनिफिशियल होती हैं ग्रुप वैल्यूज़ उसके लिए। नाउ जो फैमिली है उसको हम एक स्मॉल ग्रुप की तरह देख सकते हैं, है ना? ये भी एक तरह का ग्रुप ही होता है जहाँ पे बहुत सारे रिलेशनशिप्स का नेटवर्क है ना? फादर डॉटर मदर, सन फादर सन ब्रदर, लाइक दिस, एंड देन ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स उनके बीच में। तो बहुत सारी एक जाला सा बिछ जाता है पूरे रिलेशनशिप्स का एक फैमिली में। सो ये जो नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप्स हैं इनको 3 तरीके से हम समझ सकते हैं: मल्टी जनरेशनल अप्रोच, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अप्रोच एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच। इन 3 अप्रोचेस से हम इनको समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। मल्टी जनरेशनल अप्रोच क्या कहती है? मुर्रे बोवेन, बोवेन का एक टेस्ट भी है, बोवेन थेरेपी भी है। तो मुर्रे बोवेन ने क्या बताया है कि 2 सेंट्रल फोर्सेस होते हैं जब भी इंटरपर्सनल फंक्शनिंग हो रही होती है, मतलब लोगों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इंटरपर्सनल बात होती है, रिलेशनशिप होती है, उसमें 2 सेंट्रल फोर्सेस होते हैं जो वर्क कर रहे होते हैं। पहला उन्होंने बताया, वन फोर्स इज मूवमेंट टुवर्ड्स इंडिविजुअलिटी एंड सेकंड इज मूवमेंट टुवर्ड्स टुगेदरनेस। ये 2 तरह के सेंट्रल फोर्सेस वर्क कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी के बारे में बात करें तो उन्होंने हर एक डेवलपमेंट के लेवल पे इस पे बात की गई है। तो ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इसमें 2 ट्रेंड्स हैं मदर चाइल्ड इंटरेक्शन के। पहला है डिज़ायर ऑफ सेपरेशन एंड डिज़ायर ऑफ अटैचमेंट। डिज़ायर ऑफ सेपरेशन क्या करता है? वो इंडिविजुअलिटी को डेवलप करता है, क्योंकि जब इंसान सबसे अपने आप को अलग करना चाहता है तो वो मतलब वो अपनी खुद की आइडेंटिटी के लिए वर्क कर रहा है, तो ये इंडिविजुअलिटी को बढ़ाता है। डिज़ायर फॉर अटैचमेंट, जहाँ पे इंसान एक दूसरे से करीब आना चाहते हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं टुगेदरनेस। तो डिज़ायर ऑफ अटैचमेंट इज इक्वल टू टुगेदरनेस। तो बोवेन ने इन्हीं कंसेप्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है और उन्होंने इन 2 फोर्सेस के बारे में बात किया है: डिज़ायर फॉर सेपरेशन एंड विच लीड्स टू इंडिविजुअलिटी एंड डिज़ायर फॉर अटैचमेंट दैट लीड्स टू टुगेदरनेस। तो बोवेन ने इस कंसेप्ट को फोकस करते हुए कहा है कि डिफ्रेंसिएशन जो है इस जब भी आप करते हैं खुद को दूसरों से अलग जब करना चाहते हैं, तो डिज़ायर ऑफ सेपरेशन को इंडिकेट करता है। सो अगर मैं इनके वर्डिंग्स पढ़ूँ तो ये कहते हैं: अकॉर्डिंग टू हिम अ पर्सन डेवलप्स हिज वेज ऑफ डिफ्रेंसिएशन थ्रू हिज रिलेशनशिप्स इन फैमिली। तो जब वो अपने लिए कुछ इंडिविजुअलिटी डेवलप करता है तो वो अपनी फैमिली से किस तरह के रिलेशनशिप है उसके बेसिस पे करता है। उसकी ग्रैंड पेरेंट्स के लिए उन्होंने ये भी बताया है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स की इमेज या उनसे जो मॉरल्स मिले हैं उसके डेवलपमेंट के टाइम पे, जब वो बढ़ रहा होता है तो ऑब्वियसली फैमिली के साथ रहता है, फैमिलीज़ की मॉरल्स एंड वैल्यूज़ होती हैं, उनको फॉलो करते हुए वो बढ़ता है। ये जनरेशन टू जनरेशन फैमिली में मैसेज पास ऑन होता रहता है। जैसे बोलते हैं हमारे ख़ानदान में ये बातें चलती आ रही हैं, हमारे ख़ानदान में ऐसा हुआ करता था, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हमारी फैमिली में ऐसा होता है। वो क्या है? वो यही चीज़ है, मॉरल्स एंड वैल्यूज़ दैट आर पासिंग ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। सो इस बारे में वो बात करते हैं एंड ये हमारे कॉग्निशन एंड हमारे बिहेवियर पे असर डालती है। किसी भी इंडिविजुअल पे हमारी फैमिली में रन करने वाली वैल्यूज़ हमारे कॉग्निशन, मतलब जिस तरह से हम सोचते समझते हैं चीज़ें, एंड हमारे बिहेवियर, किस तरह से हम बिहेव करते हैं, इन पे असर डालती है। जो एम है इस अप्रोच का वो ये है कि किसी भी फैमिली मेम्बर को, कितने भी जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको इस बारे में अवेयर कराना कि उनकी हिस्ट्री क्या थी और उस हिस्ट्री का इम्पैक्ट उनकी इमोशनल लाइफ पर किस तरह से हो रहा है।
क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो उस पे काम करेंगे, पॉजिटिव है तो उसे पास ऑन करते रहेंगे आगे। सो ये बहुत मुश्किल काम होता है वैसे किसी भी फैमिली मेम्बर को इस बारे में अवेयर कराना कि ये आपकी वैल्यूज़ की वजह से आपके ऊपर इमोशनल इफ़ेक्ट हो रहा है किसी चीज़ का, एंड इस वजह से उनका बिहेवियर ऐसा है। सो और किस तरह से वो अपने एटीट्यूड एंड फैमिली में चेंज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर में चेंज लाएंगे, और जिस वजह से उनके रिलेशनशिप बाकियों के साथ अच्छे होंगे। नाउ नेक्स्ट अप्रोच इज इंटरपर्सनल फंक्शनिंग। ये मिल्टन एरिक्सन, वॉट्सलॉविक, वीकलैंड एंड फिश, इन्होंने 4 बेसिक स्टेप्स बताए थे फैमिलीज़ में चेंज लाने के लिए। अगर आपको फैमिली थेरेपी आप अप्लाई कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि फैमिली में चेंज आए, तो ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। नंबर 1, डिफाइन द फैमिली प्रॉब्लम को डिफाइन करना। सेकंड, डिटरमाइन व्हाट द फैमिली हैज़ डन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। आपको ये पता लगाना है अगर फैमिली में प्रॉब्लम है तो फैमिली मेम्बर्स क्या कर रहे थे उसको ठीक करने के लिए, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। थर्ड इज स्टैब्लिश फैमिली गोल्स। नाउ आपने ये पता लगा लिया, अब आपने ये देखा कि अगेन वो जो कर रहे थे प्रोसेस उसमें कुछ गड़बड़ है, तो अब आप स्टैब्लिश करेंगे कि अब फैमिली का गोल क्या है, अब वो आगे कैसे प्रोसीड करना चाहते हैं। फोर्थ इज कंस्ट्रक्ट थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस डिजाइंड टू डिस्टर्ब द टिपिकल पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन सस्टेनिंग द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम फिर भी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से ऐसे हो रहा है, तो आपको ऐसी थेरेपी डिज़ाइन करनी पड़ेगी जिससे ये डिस्टर्बिंग पैटर्न हम चेंज कर सके। तो ये अप्रोच हमें ये बताती है कि काउंसलर अपने क्लाइंट से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। क्लाइंट मतलब काउंसलर क्लाइंट से एक्सपेक्ट कर रहा है, कुछ हम रीस्ट्रक्चरिंग नहीं कर रहे हैं इसमें, हमने कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया है। हम सिर्फ इतना चाह रहे हैं, काउंसलर सिर्फ इतना चाह रहा है कि क्लाइंट में वो क्या चेंज देखना चाहता है, तो क्लाइंट को उसके हिसाब से उसको समझाएगा। उसका कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग जो थेरेपिस्ट की है क्लाइंट के बारे में, वो होना बहुत ज़रूरी है कि क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होने का कारण क्या है, उसके अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उस पे हम काम करेंगे। एंड जब वो ये समझ जाएगा कि उसके कॉन्फ्लिक्ट का कारण उसका अनकॉन्शियस माइंड है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें असर कर रही हैं, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज लेके आएगा। तो कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग जो है थेरेपिस्ट की, वो बहुत ज़रूरी है क्लाइंट के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, मतलब थेरेपिस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है इस बारे में। नाउ टुडेज लास्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चरल अप्रोचेस। स्ट्रक्चरल अप्रोचेस किस पे फोकस करती हैं, फैमिली सिस्टम को मॉडिफाई करने में। तो ये सेल्वेटोर मिनुचिन, इनकी स्टडी है फैमिली सिस्टम के ऊपर, जहाँ पे वो ये कहते हैं कि किस तरह की पावर फैमिली मेम्बर्स में डिस्ट्रीब्यूट की गई है, और किस फैमिली मेम्बर का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, कितने लेवल तक का इन्फ्लुएंस है, पावर एंड डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली मेम्बर्स। तो फैमिली मेम्बर्स के में कौन कौन से फैमिली मेम्बर की क्या क्या पावर है, और उसका कितना इम्पैक्ट फैमिली मेम्बर्स पे पड़ता है, इसके ऊपर ये स्टडी करते हैं। ओवरऑल फैमिली सिस्टम कैसा है और उसका क्या असर पड़ता है बाकी फैमिली मेम्बर्स पे, क्या डिफेक्ट्स हैं फैमिली सिस्टम में, वो ये सारी चीज़ें नोट डाउन करने के बाद उसको रीस्ट्रक्चर किया जाता है, सो दैट जो रॉन्ग हैपनिंग होती हैं फैमिली में या हुई हैं किसी फैमिली मेम्बर की डेथ की वजह से या डिवोर्स की वजह से या सेपरेशन, पेरेंट्स का सेपरेशन हो गया या कोई और, वो ये सारी चीज़ें किसी ना किसी तरह से फैमिली स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करती हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। सो अगर इन चीज़ों में चेंज ले आएगा काउंसलर तो ऑब्वियसली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो फैमिली में जो एनवायरनमेंट है वो ही इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स को पैदा करता है। सो जब भी कम्युनिकेशन पैटर्न अगर आप देखते हैं फैमिली में किस तरह से लोग बात कर रहे हैं, किसके साथ कौन कैसा कैसा ट्रीट कर रहा है, तो ये वाली चीज़ें बहुत मैटर करती हैं हमें ये जानने के लिए कि किसका किसके साथ कितना अटैचमेंट है, कितना सेपरेशन है। सो जब हमें ये पता चल जाता है तो गोल क्या हो जाता है हमारी स्ट्रक्चरल अप्रोच का, हमारा गोल हो जाता है कि हम सारे फैमिली मेम्बर्स को इन्वॉल्व करें, उनको बताएं कि उनका रिलेशनशिप इस सिस्टम में किस तरह का है, एंड कहाँ पे डिफरेंसेस हैं, एंड किस कहाँ पे ये एक दूसरे से फिर भी कनेक्ट होते हैं। तो हमारा टास्क होता है कि इनका कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल बैलेंस पैदा करना फैमिली मेम्बर्स का बीच में, आपस में इनका, सो दैट ये अच्छे से अपने एनवायरनमेंट में एक दूसरे से रिलेट कर सकें। सो जब कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल बैलेंस हो जाता है,
मतलब जिस तरह से वो सोचते हैं एंड जिस तरह से वो बिहेव करते हैं, इसको हम बैलेंस कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। जो थेरेपेटिक टास्क होता है फैमिली के साथ, वो यही होता है कि हम रीस्ट्रक्चर करें पावर एंड रूल्स जो फैमिली में चले आ रहे हैं। हमारा मेन गोल यही है कि हम एक बैलेंस क्रिएट कर दें, जो भी ये डिटैचमेंट चला आ रहा है जो फैमिली मेम्बर्स के बीच में, उसको हम सेट कर दें। तो बेसिकली हम हायरार्की को वापस लाने की कोशिश करते हैं। ये इस प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हायरार्की को वापस लेके आएँ। हायरार्की का क्या मतलब है? जैसे बड़ों बड़ों की बात मानी जाती है, तो सबसे बड़े जो पेरेंट्स होते हैं, उनको चार्ज दिया जाए, और जो छोटे हैं वो उनसे चार्ज लिया जाए, मतलब छोटे बड़ों की बात माने। इस तरह का हम रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं इस अप्रोच में। सो ये था फ्रेंड्स आज का टॉपिक। आप एक बार सेल्फ रीडिंग ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होंगी चीज़ें। तो दिस इज़ जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस एंड टू जस्ट गो थ्रू वंस, सो दैट आपको कुछ आइडिया लग जाए इस चैप्टर का। सो ये था फर्स्ट पार्ट, बाकी पार्ट्स मैं आगे अपलोड करती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ टू रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। बाय बाय।